अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बड़ा डिफरेंट किस्म का शो होगा। आज मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना है और मुझे क्यों कहना है। आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझसे बातें करें। मैं ये चाहता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये लाइव शो है। आप जहाँ मुझे देख रहे हैं इस वक्त वो ईदी का सर्द खाना है, ये ईदी मोर्ग है, मैयत का, ईदी मैयत का सर्द खाना है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सवाल ये पता होता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। आप सबको पता है जो हादसा हुआ है उसमें 68 जाने जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, 68 जाने जो हैं वो जा चुकी हैं। 68 में से 62 की बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है और 2 के आज़ा जो हैं वो आज़ा की सूरत में यहाँ पर बॉडीज़ मौजूद हैं। हमने एक शादी का शो चलाना था, ऐसी शादी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ऐसी शादी जहां पर 92 दूल्हा दुल्हनें थीं। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, मैंने अली को कॉल किया, मैंने कहा नहीं यार, वी हैव टू डू दिस, ये करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, कब तक। और आज मैं ये शो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ग्रीफ अपनी जगह है, लेकिन आज मेरे कुछ सवालात हैं। अभी जब मैं अपने घर पे था तो मैं जब वहां से निकला हूं तो मैं CNN की रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और ब्रेकिंग न्यूज़ में ये बताया गया था कि वो जो तैयारा तबाह हुआ था उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी रिसर्च है जो हो रही है? हमारे यहाँ इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है? ऐलान किया गया इमदादी पैकेज का कि जी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये 2 लाख रुपए कहाँ तक जाएंगे मैं जानना चाहता हूँ। 2 लाख रुपए से कितने साल की स्कूल की फीस दी जाएगी? जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी कितने साल की स्कूल की फीस दी जाएगी? कितनी उनकी दवाओं का इंतजाम हो जाएगा? कितना उनका आटे दाल पानी का हो जाएगा? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ इसलिए मौजूद नहीं हूँ, आज मुझे नहीं पता शो कैसा होगा। आई डू नॉट नो, ऑल आई नो इज आई एम हर्टिंग रियली बैड। ये मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ। अगर आज आप बोल सकते हैं तो बोलिए, मुझे कॉल कीजिए, अपना ग्रीव जाहिर कीजिए, अपने सवालात मुझे दीजिए। आज एक आम जिंदगी का शो है। आज मैं लोगों को रोकूंगा, लोगों से पूछूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी है कि ये हादसा हुआ है। हमारे मुल्क में रोज इसी तरह के हादसे होते हैं, 60, 70, 80 लोग मुल्क के हर कोने में मर जाते हैं, कोई नहीं जानता। और मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में नहीं होता। एक और बात, आपने फ्रांस में मिलियन मार्च देखा है? आइए, आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। आइए, वो हमारे मजहब के नाम पे हमें बेचना चाहें तो बेच दें, वो हमारे मजहब के खिलाफ कोई प्रोपेगेट करना चाहें तो कर दें। इमेजिन दिस, हम किस किस्म का अपना पोर्ट्रेल कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 70 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान इकट्ठे हुए थे उस मिलियन मार्च के अंदर। और हम क्या करते हैं? हम आज हमारे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे जब जाएंगे तो क्या उनके साथ हादसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आई डू नॉट नो। आज बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इन सारे सवालात के लिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जो यहाँ से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। आ जाए, बस ज्वाइन कर लें। जुनैद भाई और ज़ेबा आपा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा आपा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पता नहीं मैं तो शायद गुस्से में हूँ या शायद गम की कैफियत में हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बात करनी है। आज का शो, आज का मॉर्निंग शो, मेरा दिल चाहता है। अच्छा, एक और साहब हैं जिन्होंने इस वाक़े को, इस हादसे को कवर किया था, सलमान अहमद, हमारे रिपोर्टर हैं। सलमान, आप भी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या हम इसीलिए रह गए हैं कि हमारे लिए इमदादी पैकेजेस का ऐलान हो और इसके बाद हम सब जाके सो जाएं? साहिर भाई, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा कल कि भाग जा वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये जो भी आप बात कर रहे थे ना कि 2 लाख रुपए अनाउंस कर दिए, 67 कीमती इंसानी जानों की कीमत 1.25 करोड़ रुपए है हुकूमत के नज़दीक। ठीक है जी। मसला ये है कि मुझे तो हज़रात तफन्नुन ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत की शाह खर्चियाँ और वज़रा की अय्याशियों के बाद जो है ना, अब ये 5 लाख रुपए घट के 2 लाख रुपए हो चुके हैं। पहले तो 5 लाख रुपए अनाउंस करते थे आप, अब 2 लाख। मुझे बोलने दे। और मजे की बात ये, इसमें से भी कितनों को मिलेंगे, कितनों को नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता किसको जाएंगे, किसको नहीं जाएंगे। जुल्म की बात है कि इधर इंसान मरता है और यहाँ अनाउंस हो जाता है इतने लाख, मतलब फर्ज पूरा हो जाता है कि ये मर गया, अब इतने मिलेंगे, काम खत्म। यानी अब हम लोग सिर्फ इसलिए रह गए कि मरेंगे, और जैसे जानवर का होता है कि इतनी इसकी कीमत है, दैट्स इट। उसके बाद कोई होता तो देखें, जानवरों की फिर कीमत हुआ करती है। आप जिस पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं ना, उस पाकिस्तानी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये लोग अपने हाउसेज से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो फिर हुकूमत के उन नुमाइंदों के ऊपर कि जिनको चाहिए था कि इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद होते एडी सेंटर के बाहर, CM साहब को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। आपकी वजारत ट्रांसपोर्ट किधर है साहिर भाई?
वो लोग जो कि जिनको कलमदान दिए गए हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनको आपने मुख्तदिर हलकों में मुंतखब करके पहुंचाया है, असेंबलियों में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज वो लोग यहाँ पे मौजूद होते और उन लोगों के चेहरों को देखते कि जिनके लवाकिन जो है इस वक्त अपने अपनों को तलाश कर। अरे छोड़े ना यार, क्या बातें कर रहे हैं आप। एक सेकंड मुझे बोलने दें, इधर आओ, नदी में आ जाओ, पीछे से वो गुजरेगी। कौन मौजूद होगा कौन मौजूद नहीं होगा ये तो बड़ा हाल है। हमारे यहाँ फायर ट्रक्स हैं, उसके अंदर पानी नहीं है। फायर ट्रक्स हैं, पेट्रोल नहीं है। इमेजिन दिस कि न्यूज चैनल जाए वकुआ पे पहले पहुंचते हैं बजाय फायर ट्रक्स के पहुंचने के। मतलब कोई बात नहीं, बंदा जलता है, मरता है, मर जाए, कोई बात नहीं। 67 और मर गए, 68 और मर गए, मिट्टी के अंदर जाना जाया हो रही है। जब जरदारी साहब का मिट्टी का दौरा हुआ था तो सड़कें बन गई थी, सजा दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, मैं आपका सबसे बड़ा फैन, मैं आपका सबसे बड़ा क्रिटिक, मैं आपका सबसे बड़ा सिपाही, मैं आपका, मुझे इमेजिन दिस, लेकिन मुझे कोई ग्राउंड तो दीजिए काम करने के लिए। मुझे कुछ बताइए तो सही, मैं कहूँ क्या लोगों से? मैं अपने आप से क्या कहूँ? मैं अपने आप को क्या समझाऊं? क्या समझाऊं मैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी और मैं आंख बंद करके पड़ा हुआ हूँ? आज वाकई मैं शो नहीं कर पाता। आज अगर वो शो चलता तो ये ज्यादती होती। आज पाकिस्तान ने हिस्ट्री बना दी थी, 92 शादियां एक साथ। मैं बहुत खुश था कि आज हमारा वो शो चलेगा। रबीउल अव्वल का महीना था, नबी के नाम पे 92 शादियां हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वो शो चला सकते थे? नहीं। जहां 68 जनाजे उठ रहे हों और जनाजों का भी डीएनए तक का भी उसका प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान से बात करते हैं। आपने क्या देखा? ये वहां पर सबसे पहले पहुंचे थे, इनसे बात करते हैं। और आज बाजी ले जाने का चक्कर नहीं है, आज आप जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी शो करें। आज सवाल मैं अपने आप से कर रहा हूं कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम कब तक इस तरह के हालात से दो चार होते रहेंगे? देखिए, हादसा होना कोई बात नहीं है, हादसे के बाद उसका फॉलो अप क्या है? कहाँ है? ऑनेस्टली यहाँ डीएसएनजी खड़ी है, एक हमारे चैनल की खड़ी है, एक यहाँ पर एक और चैनल की खड़ी है, मैं नाम ले देता हूँ, एक ARY की खड़ी है, 2 चैनल्स की डीएसएनजी खड़ी है। यहाँ पर 62 बॉडीज हैं और 2 बॉडीज ऐसी हैं जिनके आज़ा पहुंचे हैं। सवाल ये पैदा होता है, माय क्वेश्चन इज, बाकी सारे लोग जिनके बारे में, हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है, वो लोग कहाँ हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शायद हो सकता है अभी उठने का टाइम नहीं हुआ हो, क्योंकि मॉर्निंग है ना, रात को बहुत देर तक काम होता है, उठेंगे कैसे? रात असल में ठंड बहुत थी ना, तो चूंकि पूरी रात मौसम के मजे लेने का जो है वो एक मामला होता है, तो सुबह ताखीर से उठेंगे ना। अभी तो जरा तहम्मुल रखें, 12-1 बजे इनको पता चलेगा कि जो सोख्ता लाशें हैं, जो जली हुई लाशें हैं, जो आपस में मिल चुकी हैं, आपको पता है साहिर भाई, आपस में मिल चुकी हैं, यानी उसको अलग नहीं कर पा रहे। आलम यह है कि डीएनए के बाद पता चलेगा, लेकिन वो लवाकिन जो बेचारे अपनों को तलाश कर रहे हैं, कभी जिन्ना हॉस्पिटल भागते हैं, कभी एजी सेंटर की तरफ आते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कौन सी हेल्पलाइन नंबर है कि जिसपे फोन करके ये पूछा जाए कि मेरा प्यारा कहाँ पर मौजूद है। और एक बात और, मैं बार बार पीके का जिक्र करता हूँ, ये जितने हमारे अकाबरीन और अशराफिया है ना, ये झूम झूम के बोलेंगे पीके बहुत अच्छी मूवी थी। अरे आपने देखा क्या बात की है पीके ने, क्या बात की है? यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ तो आपको पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन यहाँ अगर पीके खड़ा होता तो आपकी नस्लें जाग चुकी होती। This is what the problem is with us. This is what the problem is. पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, और बाकी सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जान का क्या है? यहाँ कोई टारगेट किलिंग में मार देगा, कोई जल जाएगा, कोई मिट्टी के अंदर अपनी गोद के अंदर अपने लाल को खत्म होता हुआ देखेगा, किसी को दफन कर दिया जाएगा, कोई जलजले में मारा जाएगा, कोई सैलाब में मारा जाएगा। क्या कीमत है हमारी जान की? इट डजंट मैटर। उसके बाद हम खुद ही इकट्ठे होंगे, खुद ही चंदे करेंगे। सैलाब हो जाए तो आवाम चंदा करती है। क्वेश्चन इज, और वो पैसा जो एड के नाम पे आता है वो कहाँ जाता है? नो वन नोज, नो वन नोज। सलमान, आप वहां पर पहले पहुंचे थे, थोड़ा सा जरा कैमरे में देखना पड़ेगा, आपको इधर आना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, आप वहां पर पहले पहुंचे थे, आपने क्या देखा? साहिर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 12:30 बजे ये वाक़या हुआ था रात को लिंक रोड नेशनल हाईवे पर, और वहाँ पर जो है वो तकरीबन 1 बजे आए चुंदी के रोड से हमारे डीएसएनजी, हमारे साथ कैमरामैन टीम इमरान शाहिद थे, कैमरामैन अकबर अली जो है वो जिना अस्पताल में एक डीएसएनजी के साथ मौजूद थे। हमारे साथ ड्राइवर ने कोऑपरेट किया, हमारे साथ तमाम कोऑपरेट करते हुए हम जो है वहाँ पर तमाम स्टाफ से हम वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद थे। आधे घंटे के अंदर आए चुंदी के रोड से, लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर नहीं पहुँची, और इस दफ़ा फिर सानियात पर सानियात होते हैं और सबक हमने नहीं सीखा। 2.5 घंटे की ताख़िर के बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची है, और जो एनी शाहिदी ने जो बस से अपनी जानें बचा के वहाँ से उतरे थे, उससे हमारी बात हुई। उसने कहा कि कोहराम मच गया था अंदर जब टकराया है डंपर, ऑयल टैंकर जो टकराया है जब उससे, क्योंकि वो लिंक रोड है। और लिंक रोड के बारे में आपको बताऊं कि एक अलमिया ये है कि टेंडर पास हुआ उसका, लेकिन उसको चौड़ा नहीं किया गया। उस रोड के बीच में कोई ग्रीन बेल्ट नहीं बनाई गई कि 1 वे जो है वो ख़त्म करके वो 2 वे बनाया जा सके, जिसकी वजह से ये सानिया रूम हुआ। वहाँ पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है मुमताज़ जागरानी पहुँचे, उनसे मैंने सवाल किया,
मैंने कहा सर आप वजीर हैं, आप ये बताएं कि लिंक रोड का टेंडर पास हुआ है, क्या दोबारा किसी सहाने का इंतजार है या अब जो आप कुछ करेंगे? तो उन्होंने जो है वो गोलमोल कर दी बात और जिम्मेदारी डाल दी NHA पर। बोलते हैं ये तो NHA की जिम्मेदारी है। मैंने कहा जिम्मेदारी कब तक आप एक दूसरे पर डालते रहेंगे? आप तो वजीर है, वजीर ट्रांसपोर्ट है। फायर ब्रिगेड यानी कि टिम्बर मार्केट का वाकया हुआ, इससे पहले बल्दिया टाउन का वाकया हुआ, सोख्ता लाशें थी बल्दिया टाउन में, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई सबक नहीं सीखा। हम वहाँ पर मौजूद होते मीडिया वाले, लेकिन फायर टेंडर नहीं पहुँचे होते। रेस्क्यू के रजाकार वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। आग के शोले जो है वो लपेट में ले चुके थे बस को, कोई करीब नहीं जा पा रहा था। हम सोच रहे थे कि यार काश हमारे पास ऐसे कोई जराए होते, हम कुछ कर लेते, लेकिन हम मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाना चाहता हूँ, ज़रा जाके देखिए कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गैदर है। एक पैकेज था, अभी सलमान ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारा दिल चाह रहा था कि हम कुछ कर लेते। मैं ऑनेस्टली आज मेरा दिल रो रहा है, लिटरली मेरा दिल रो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, कैसे यकीन दिलाऊँ उन लोगों को कि मैं उनके साथ हूँ, कैसे बताऊँ उन लोगों को कि यार हम वाकई आपका दर्द फील करते हैं। मैं इवन हुकूमत के नुमाइंदों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अपने एक और शो में कहा था मैंने और आज फिर कहता हूँ, यार मुझे कोई सीट दे दो, मुझे तुमसे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, तुम ट्रांसपेरेंसी का हिसाब रख लेना, मुझे कोई सीट दे दो, कोई मुझे सीट दे दो, लिटरली कोई सीट दे दो और फिर देखो कि मैं काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारी तरह की कोई सोर्स नहीं है, ना मुझे कोई प्रोटोकॉल चाहिए, ना मुझे कोई गार्ड्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। मुझे एक सीट दे दो जहाँ पर मैं आवाम के लिए कुछ कर सकूँ, सिर्फ एक सीट दे दो मुझे। लेकिन मुझे अपनी पार्टी का लेबल मत देना कि ये हमारी पार्टी का है, वो उसकी पार्टी का। मुझे कोई, मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरे लिए पाकिस्तानी लोग पहले, सारी पार्टियां बाद में आती हैं। मेरे मुल्क का झंडा किसी भी पार्टी के झंडे से बड़ा है और किसी भी पार्टी का झंडा मेरे मुल्क के झंडे से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ से लेकर पेशावर तक अगर मरने वाला पाकिस्तानी नहीं है तो फिर वो कुछ और नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी जो सलमान ने बात की है, मैं आपको एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ, आप वो पैकेज जरूर देखिए। हम पैकेज पे जा सकते हैं? वो पैकेज जरूर देखिए और खुद फैसला कीजिए कि हम आज यहाँ क्यों खड़े हैं। प्लीज वॉच दैट। हवलनाक हादसा, कयामत सुगरा का मंजर। कराची से शिकारपुर जाने वाली मुसाफिर बस का आखिरी सफर। हादसा लांढी लिंक रोड काठोर पुल के करीब पेश आया। बस तेज रफ्तार ऑयल टैंकर से जा टकराई। खौफनाक धमाका हुआ और आग भड़क उठी। बदकिस्मत बस में 70 से जायद मुसाफिर सवार थे, लेकिन सिर्फ चंद ही बाहर निकल सके। वाकये के बाद सूबाई वज़रा भी जाए हादसा पर पहुंचे। वजीर ट्रांसपोर्ट मुमताज जाखरानी ने स्टील टाउन से फायर टेंडर न भेजने का शिकवा भी किया। शर्जील मेमन ने समा से बात करते हुए यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कमिश्नर कराची ने भी फायर ब्रिगेड के बरवक्त न पहुँचने का एतराफ कर लिया। कहते हैं हादसा टैंकर ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया। मुझे बताया गया है कि सामने कैंप लगा हुआ है मुतासरीन के लिए और वहाँ बड़ी हेल्प होगी मुतासरीन की। ज़रा कैंप तो दिखाएं चल के, क्या ख्याल है? कैंप आई थिंक वो देख ही रहे हैं वहाँ पर, वो देख लेंगे कैंप। क्या कैंप में कोई भी नहीं है? बदरू हैं, कौन है वहाँ पे? अभी चलते हैं, कैंप में भी चलते हैं। बताइए मुझे और क्या देखा था आपने? देखिए साहिर, क्या कह रहे हैं आप? वो कैंप नहीं, वो सिर्फ टेंट है। आपका नाम क्या है? मंसूर अहमद। आप क्या करते हैं? मैं मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, मगर ये सब कुछ देख के दुख होता है कि जिनको करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे और जिनकी टीवी पे ड्यूटी है वो आज रोड पर खड़े हुए और लोगों की दादरसी कर रहे हैं। साहिर भाई आप जो मर्जी बोलते रहें, ये डीट है, इनको कुछ भी नहीं होगा। आपको मंसूर साहब एक बात बताऊं, हमारे पास 20 एप्लीकेशंस रोज आती हैं जो ए प्लास्टिक एनीमिया, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए होती हैं। और ये सिर्फ मेरा ही शो नहीं, बाकी जितने भी शोज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या कर रही है, या कोई भी हुकूमत जो इससे पहले भी गई है उसने क्या किया, या अब जो आएगी वो क्या करेगी। सवाल ये पैदा होता है। आप जरा यहाँ रहिएगा, आपसे मैं एक बात करूंगा। पहले मैं जरा सलमान से पूछूं। जी सलमान। साहिर, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो आग बुझा दी गई थी और लेकिन उसके बाद भी धुआं मौजूद था। लेकिन रेस्क्यू रज़ाकारों को दाद देनी चाहिए कि वो फिर भी उसमें वहाँ पर पहुँचे बस के अंदर और उन्होंने सोख्ता जो लाशें थी वो निकाल रहे थे। तो मैंने देखा, यकीन जाने हमारा भी जो है वो बिल्कुल अजीब सा हालत हो गई। हालांकि हम इस तरह के वाक़े देखते रहते हैं। लिपटी हुई लाशें थीं, माओं की गोदों में उनके बच्चे लिपटे हुए थे और वो उसी हालत में जो है वो सोख्ता लाशें हो गई। और जब उनको निकाला जा रहा था खिड़कियों से और बस के टूटे हुए दरवाजे से, तो यकीन जाने के रजाकार कर रहे थे, लोग कर रहे थे। ये रजाकार भी कर रहे थे और जो वहाँ के मुकामी थे वो भी कर रहे थे। और मुकामी लोग यकीन जाने रो रहे थे। मुकामी लोग कह रहे थे कि हमारी क्या हुकूमत है कि यहाँ पर हम शोले में आग, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम करीब भी ना जा पाए। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो 2.5-3 घंटे के बाद नुमाइंदा फायर ब्रिगेड की जानिब से, देखें सबसे बड़ा फायर ब्रिगेड का बहुत अच्छा सवाल किया।
स्टील टाउन का फायर टेंडर जो है वो 10 मिनट 15 मिनट के फासले पर है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें चेयरमैन की तरफ से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनको चेयरमैन की तरफ से उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि हम उस जगह पे जाएं या ना जाएं। वो क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पे? यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जुर्म नहीं है रिफ्यूज करना हेल्प को? बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है ये तो हमने सवाल किया कमिश्नर कराची जब वहाँ पर 3 घंटे के बाद पहुँचे, वो भी जब हम लाइव में जो है वो हमने बहुत ज़्यादा हुकूमत को जब कहा है कि भाई यहाँ पर हुकूमत का नुमाइंदा कोई नहीं है, फायर टेंडर यहाँ पर लेट पहुँचा, तो फिर गवर्नर हाउस से मुझे फ़ोन आया कि भाई सलमान गवर्नर सिंध से वो नोटिस ले लिया है और कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी कि फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे। कमिश्नर कराची फिर भी जो है वो 3 घंटे की ताख़िर के बाद वहाँ पर पहुँचे। उनसे सवाल किया हमने कि फायर ब्रिगेड एक दफ़ा फिर जो है वो सानियात होते गए, लेकिन उसके बावजूद हमने सबक नहीं सीखा और 2.5 घंटे की ताख़िर से पहुँचा, इसकी क्या वजह है? वो उन्होंने वही उनके जो रिवायती जुमले होते हैं कि तहकीकात की जाएंगी और जो है वो जो भी जिम्मेदार होगा उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मैंने कहा ये कब तक होता रहेगा? ये कब तक होता रहेगा कि आप जो है वो सानियात के बाद जो है वो कार्रवाई करेंगे, तहकीकाती टीम बना देंगे और उसके बाद कौम जो है इंतज़ार करती रहेगी, इमदादी चेक तकसीम करने के लिए आप जो है कैमरे पे आ जाएंगे। मैंने कहा ये कब तक होता रहेगा? आखिर ये निज़ाम, ये जो हमारा इंतज़ाम है, कब तक दुरुस्त नहीं होगा? तो उनका यही कहना था। अच्छा, इस हादसे की वजह क्या थी? क्या समझते हैं हुआ क्यों? देखिए, हमारी वहाँ पर DIG ट्रैफिक से हमारी बात हुई, उनसे हमने वजह पूछी तो उनका ये कहना था कि ऑयल टैंकर जो है वो क्योंकि 1 वे रोड है और लोग जो है ओवरटेक करते हैं और उनका यही कहना था कि वहाँ पर चोरी भी की वारदातें बहुत होती हैं, तो बस ड्राइवर्स और जो ऑयल टैंकर ड्राइवर होते हैं वो बहुत तेज़ चलाते हैं और वो ओवरटेक भी करते हैं। तो ऑयल टैंकर ने ओवरटेक किया है और वो बस अपने रास्ते पे अपनी रफ्तार से आ रही थी, तो वो जाके उससे टकराया है, बस आके उससे टकराई है। जब वो उसके सामने आ गया और तो उसके बाद उसकी इंजन में, बस की कोच की इंजन से जो है वो आग ने स्टार्ट लिया है और उसके बाद जो है वो देखते ही देखते पूरी बस को लपेट में ले लिया और लोग जो है वो यानी शाहिदी जो हमसे उससे बात भी की थी, उसका हमने पैकेज भी चलाया है। उसने शीशा तोड़ के 2-3 लोगों की और जान बचाई, अपनी जान बचाई। उसका कहना था कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे बचाने के लिए जाने। फ्रांस के मैंने प्रेसिडेंट को देखा, वो 80 मिलियन मार्च के अंदर वो जो हादसा जो उन लोगों के यहाँ जो अभी वाक़या हुआ है, रूनुमा हुआ है, उसके लोगों को और वो मुख्तलिफ प्रेसिडेंट लोगों से ओनरशिप ले रहे थे और लोगों की ओनरशिप ले रहे थे। सवाल ये पैदा होता है, मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, मैं कसम खा के कहता हूँ मुझसे बड़ा सपोर्टर आपका कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो वफाकी हो, मुझसे बड़ा आपका कोई सपोर्टर नहीं होगा। आप मेरे साथ चले, मुझे बताएं, मैं आपके साथ 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ, लेकिन काम तो हो। यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। आपसे नाराज़गी मकसद नहीं है, मकसद ये है कि यहाँ कोई तो होना चाहिए, दाद रसी के लिए कोई तो हो जो ये बताए कि हाँ हम मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा है? जब वापस आऊँगा तो जुनैद भाई से बात करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर एक रिक्शा है और रिक्शा के ऊपर एक ताबूत है जिसको उतारा जा रहा है। ये आपके कौन है? पड़ोसी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारी ज़िंदगी है और इस तरह की हमारी ज़िंदगी है। आइए इधर आइए, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। सहाफ़त के नाम पे, आज़ादी सहाफ़त के नाम पे कल 1 मिलियन मार्च हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने वो जो कैरिकेचर से उसको दोबारा शाये करने। सवाल ये पैदा होता है हम कब समझेंगे ये हमारी ज़िंदगी है? हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी है। क्या हम पर लाजिम नहीं है कि हम अपने रिलीजन को डिफेंड करें? ये कौन सी आज़ादी है कि जहाँ आज़ादी सहाफ़त के नाम पे इस तरह से नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाया जा रहा है और हम उन्हीं ममालिक के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते? आप सवाल ये पैदा होता है, हम कहते हैं कि जी ड्रोन नहीं रुकते। ड्रोन कैसे रुकेगा? जब हम पैसे लेंगे ड्रोन कैसे रुकेगा? ड्रोन रुकने के लिए तो ये जी सर, आप एक दिन बोल के चुप हो जाएंगे, आप एक दिन शोर करके चुप हो जाएंगे, फिर यही होगा। कैसे हुक्मरानों को नींद आती है हमारे? हम पूरी रात सो नहीं सके। हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल भेजते जाते हैं। ये कैसा मुल्क है? किस तरह के लोग हैं? कैसे हुक्मरान है ये क्या कर रहा है? सिर्फ लोगों की जानों से खेल रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है हमारे मुल्क में, कोई कुछ नहीं है। किस तरह से हर चैनल पे आप लोग बोलते हैं, आपके बोलने से कुछ भी नहीं होगा।
आप आज बोलेंगे कल फिर वही सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हम अपने बच्चों को भेजते हुए जाते हैं हमारी। अच्छा मुझे ईमानदारी से बता, हम लोग बोलना बंद कर दें? बिल्कुल आप बोले, आप बोलते हैं तो हम लोगों के भी दिल, हम लोग के भी हौसले बुलंद होते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि हमारा भी कोई है साथ देने वाला है, मगर ये हुकूमत नहीं हमारा साथ देगी, ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे। हम पूरी रात नहीं सो सके, जिस तरह से लोगों की चीखों पुकार हमने देखी टीवी पर। हमारे बच्चे दहशत ज़दा है, हमारे बच्चे खौफज़दा है। हमारे यहाँ सुबह किसी ने नाश्ता तक किया, टीवी लगाया तो यही खबरें चल रही थी। मैं यहाँ पीछे रहती, बैक साइड पे मेरा घर है, और मैं आपका प्रोग्राम देख कर आई हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप पेशावर में भी गए, मैंने आपकी वहाँ भी कवरेज देखी, जिस तरह से आपने लोगों के दुख दर्द बांटे मैंने देखा उसे। मैं समझती हूँ कि आप हमारे साथ बहुत साथ दे रहे हैं हमारा, मगर फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें कुछ भी नहीं होगा। आप आज बोलेंगे कल वही, इन लोगों पे कुछ असर नहीं होगा। ये हुक्मरान इसी तरह सोते रहेंगे, इसी तरह ही लोग अपने आवानों में मस्तियाँ करते रहेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब का बच्चा मरता रहेगा, या टारगेट क्लिनिक होते रहेंगे। रोजाना जानवर की तरह बेदर्दी से लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। कहीं बाहर निकला है बच्चा, किसी की गोली का निशाना बन गया, कौन जिम्मेदार है? 1-2 लाख देने से किसी का भला होता है? ये बताइए, पूरी जिंदगी आप उस बच्चे की परवरिश कर सकते हैं? जिसका बाप मर गया उसको छोड़ के, जिसका भाई मर गया। एक खानदान से हजारों लोगों के ताल्लुकात होते हैं, हजारों लोगों के रिश्ते होते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह से आपने 1-2 लाख दे के ये हुक्मरान अपना फर्ज पूरा कर लेते? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जाके देखे उनके घरों में किस तरह से मातम हुआ है। एक खानदान से हजारों लोगों के रिश्ते जुड़े होते हैं। एक घर का बच्चा मरता है, उससे 10 लोगों 50 लोगों के ताल्लुकात होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, आप घबराइए नहीं, ये इनका रिश्ता तो अपने दीन से जुड़ा हुआ नहीं है। आमीन, सवाल इस तरह से ही सो रहा है अपने अवानों में, क्यों नहीं निकले? क्या अगर वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती तो क्या ये लोग बच नहीं सकते थे? ये लोग, बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, बहुत से लोगों के दुख दर्द बांटे जा सकते, मगर कोई वहाँ वक्त पर वक्त नहीं पहुँचा। एक गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची। हर आप देखे हाईवे का रोड है, वहाँ हर जगह सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए आग बुझाने वाली। हर इधर वो किस तरह के टैक्स लेते हैं? सिर्फ खून पीते हैं लोगों का, गरीब आवाम का खून पीते हैं। बेरोजगारी, महंगाई देखिए क्या हो रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है, लोगों को मार रहा है। ये हुक्मरान है हमारे मुल्क के। महंगाई देखिए कितनी हो रही, क्या हशर हो रहा है। और ये एक आम पाकिस्तानी, आज ये आम पाकिस्तानी है मेरे पास। मैं आपका प्रोग्राम देख कर आई हूँ, यहाँ मेरा बैक साइड के पीछे घर है, और मैं इस वक्त अपने घर में ताला लगा के निकल के आई हूँ। मेरे घर में कोई नहीं था, मगर मैं आई हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि हर आदमी इसी तरह के जज्बात रखता है। हर फैमिली मेंबर इसी तरह के टीवी देख कर, आपका प्रोग्राम देख के हर आदमी रो रहा है, हर कोई इसी तरह के जज्बात रखता है। हम पूरी रात नहीं सो सके, हम टीवी सुबह लगाते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं अम्मी नफ्सियाती मरीज बन जाओगी, मत खोलो टीवी, हर प्रोग्राम से ये चैनल आ रहा है, मम्मा आप नफ्सियाती हो जाओगी, मम्मा आप नफ्सियाती हो जाओगी, आप इस तरह के प्रोग्राम मत देखा करो। मगर नहीं, हम भी एक दिल रखते हैं, हम भी एक माँ है, हम भी जज्बात रखते हैं। हम किस तरह से नहीं देखें, हम किस तरह से उनके दुख दर्द में शरीक ना हो, ये बताइए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा, आपने अपने प्रोग्राम, अपने सब कुछ कैंसिल करके आपने ये इन लोगों के दुख दर्द में शरीक हुआ। आप बहुत अजीम हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, हम में से कोई भी अजीम नहीं है, ना मैं अजीम हूँ ना कोई और। मैं सच बताऊं, कर ही नहीं सकते थे। मेरा एक सवाल है, कल मैं वो जुनैद भाई मिलियन मार्च देख रहा था। मेरा एक सवाल है, हम फेसबुक पे कितनी कैंपेन चलाते हैं, अपने मजहब की हम कैंपेन नहीं चला सकते? मुझे आज़ादी सहाफत से कुछ नहीं है, लेकिन आज़ादी सहाफत के नाम पे मेरे मजहब का नाउजुबिल्लाह मेरे नहीं हो सकता। आज़ादी सहाफत, ऐसी आज़ादी सहाफत नहीं चाहिए। देखें साहिर भाई, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त 70 ममालिक के जो नुमाइंदे खड़े होकर आज़ादी सहाफत की बात कर रहे हैं ना, और आज़ादी सहाफत के नाम पे हमारी जान से बढ़ के जो हमारे लिए अजीज़ हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हवाले से जो है गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं अलल ऐलान एक बात कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद है, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अगर ये मिलियन मार्च दुरुस्त है तो फिर इनको टेरी जोन्स के खिलाफ भी मिलियन मार्च करना चाहिए था। अगर ये मिलियन मार्च दुरुस्त है तो इनको स्टीफन के खिलाफ भी जो है मिलियन मार्च करना चाहिए था। अगर ये मिलियन मार्च दुरुस्त है तो इनको इनोसेंस ऑफ मुस्लिम के खिलाफ भी जो है मिलियन मार्च करना चाहिए था। ये अगर हमारी नफ्स से खेलने की कोशिश करेंगे और हमारे ईमान से खेलने की कोशिश करेंगे तो इनको एक बात समझ आ जाए कि दुनिया आज साहिर भाई 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है।
एक प्रो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक एंटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम वो लोग हैं जो सरकार की सफ में खड़े हैं ये कहने के लिए कि तुम कितने ही तीर चलाओगे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, हम लोग तो बगैर देखे उन पर जाने निसार करने को तैयार हैं। अगर देख लेते तो पता नहीं क्या करते। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए जब हम किसी की तकरीम में कोई कमी नहीं लाते तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप हम पे हमलावर हो जाएं। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम में नाउज़ुबिल्लाह किसी भी किस्म की कमी आए, ये नहीं हो सकता। एक और बात कहते आप अस्सलाम वालेकुम, ये कौन है? सर ये मेरा बड़ा भाई है, दवाई की कंपनी मैनेजर है सर। ये गांव जा रहा था सर, ये हादसा हो गया सर। वो एनी शायद बोलते हैं कि स्टील मिल वालों को फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड वाले वो नहीं आए। वो बोल रहे थे कि चेयरमैन जब इजाज़त देगा तब आएंगे। अगर वो आ जाते तो आधे घंटे में वो कोच को वो पानी से वो आग को ख़त्म कर लेते, आधे घंटे में कहीं जाने बच जाती। लेकिन वो नहीं आए, वहाँ पर नहीं आए। क्या नाम है भाई इनका? अजमतुल्लाह चना। आपका ताल्लुक कहाँ से? अच्छा है, ऐसे दिल से भी अच्छा है। हर चीज़ से डरता था, हर चीज़ से डरता था। शाहपुर जाना बोल रहा हूँ, शाहपुर जाना। आप कब आए यहाँ पे? सर मैं शुगर मिल पे छामरा शुगर मिल पे ठट्टे में काम करता हूँ। 3 महीने मिल चलती है तो मैं उधर जाता हूँ, फिर भाई के पास होता हूँ। लेकिन आधे घंटे में अगर फायर ब्रिगेड वाले आते ना तो वो सारे ज़्यादा लोगों की जानें बच जाती। लेकिन वो स्टील मिल वाले नहीं आए। उन्होंने बोला कि वो चेयरमैन जब इजाज़त देगा तब आएंगे। तो 2 घंटे जलती रही। अगर आधे घंटे में 10 मिनट का उधर से रास्ता है, 10 मिनट में वो पहुंच जाते, आधे घंटे में ख़त्म कर लेते, वो आग को पानी से ख़त्म कर लेते। लेकिन वो नहीं आए, आधे घंटे में आ जाते। 2 घंटे पूरी बस जल गई है, टेलीविज़न पे देखा है, पूरी ख़त्म हो गई है। अगर आधे घंटे में पहुंच जाते, वो थोड़ा रास्ता है स्टील मिल का, तो क्यों नहीं आए सर? ये पहला विक्टिम है, पहली विक्टिम की फैमिली है जिनसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आप इनके हालात देख सकते हैं। ये कह रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है और कह रहे हैं कि जैसे ये बाहर से अच्छे थे वैसे ये अंदर से भी अच्छे थे। फटों से डरता था, हर चीज़ से डरता था। और मैनेजर है, 60-70 हज़ार तनख्वाह है इसकी। सबसे अच्छा आदमी था, मेरे से भी अच्छा, सबसे अच्छा था। लेकिन वो फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए। इनके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं इसके, इतने। अब क्या करें उसका, इतनी ताकत नहीं है। मैं कमाता हूँ 10-12 हज़ार से। मैं 50 जगह पे काम किया है, मेरी हर जगह तारीफ हुई है, हर जगह। लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता मेरे को। हर जगह पे मेरी तारीफें होती हैं। 2 साल ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ पुराने एयरपोर्ट पे काम किया, हर जगह पे मेरी तारीफें होती हैं। लेकिन कोई तरक्की नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अब मैं क्या करूँगा? 10-12 हज़ार में क्या अपना मैं खुद को पाल नहीं सकता तो इनके बच्चों को क्या पालूंगा? माँ बाप को, घर वालों को कैसे पालूंगा? छोटे ये किन को सपोर्ट करते थे? किन को सपोर्ट करते थे? ये सबको सपोर्ट करते थे। मैंने परसों उसको शादी का बोला था, तरसों इसके वाइफ को बोला था, भाभी को बोला था। फिर इस भाई ने मेरे फोन पे बोला कि तो 1 साल के अंदर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। एक भाई था जो घर को सपोर्ट करता था और ये आप इनकी हालत देख सकते हैं। मैं शुगर मिल से डायरेक्ट इधर आया था, जना अस्पताल कल आया था। जना अस्पताल में कोई बोल रहा है, सिविल अस्पताल में कोई बोल रहा है किधर है, कोई बोल रहा है किधर। शाम तक मैं उधर ढूंढता रहा, कोई लाशें नज़र नहीं आ रही, जले हुए लोग कोई भी नज़र नहीं आ रहा मेरे को उधर। मैं तो आई एम टोटली डम्फाउंडेड। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ, किसको रहूँ, क्या कहूँ, किससे बात करूँ। कोई है गवर्नमेंट का तो आके यहाँ पर खड़ा हो जाए, इनको बता दे। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब मुझे आप बताइए ना, आप फैसला कीजिए। इस आदमी का क्या कसूर है? इस आदमी का क्या कसूर है? अगर एक सानहा हो गया है, चले हो गया, मैंने मान लिया, और हो सकता है किसी भी मुल्क में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन जब मुल्कों में सानहे होते हैं तो हुकूमतें उनके पीछे ऐसे खड़ी होती हैं, हुकूमती नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते हैं, अफसोस होता है। और साथ साथ एक यूनिटी की फजा जो होती है। आज पेशावर में स्कूल खुल रहे हैं, क्या होगा कोई नहीं जानता। इस हादसे के दरमियान भी ये जो खातून आई थी, इन्होंने, आई एम सॉरी, आप इधर आइए, आपके स्कूल, इन्होंने इस हादसे के दौरान भी पेशावर में स्कूल की बात की है। और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं। और मैं डरती हूँ उन्हें भेजते हुए, मैं दुआएं पढ़ के दम करके भेजती हूँ। और जब तक वो नहीं आते मैं यही टीवी देखती रहती हूँ, कहीं कोई न्यूज़ तो नहीं चल रही, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं चल रही। मेरा दिल खौफ में रहता है। बच्चे मेरे कहते हैं अम्मी मत टीवी मत खोला करो,
टीवी मत खोला करो, आप परेशान होती है। कराची या सब कुछ होता है, बच्चे मुझे समझाने के लिए कह देते हैं, मगर आप ये देखें कि किस तरह से हम परेशान होते हैं अपने बच्चों को आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज कर। आज तो सानेहा पेशावर के बाद पहली बार वो मासूम बच्चे अपने स्कूलों में गए होंगे। ना सिर्फ पेशावर बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की हर माँ का दिल धड़क रहा होगा जो अपने बच्चों को भेज रही होगी। वो डर रही होगी, खौफजदा होगी। वो पढ़ाना भी चाहती है, तालीम भी दिलाना चाहती है, लेकिन वही सोच रही होगी कहीं मेरा बच्चा जाए तो ये आखिरी मुलाकात नहीं। और रोज़ माएँ अब हमारी इसी तरह डरेंगी। क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरह किसको। सबसे पहले तो साहिर भाई उन तमाम वालिदैन को और उन बच्चों को सलाम है जो इतने बड़े सानिया के बाद भी उस ट्रॉमा से निकल के आज पहली मर्तबा स्कूल जा रहे हैं दोबारा। सबसे पहले उनको सलाम है, उनकी अजमत को, उनकी ताकत को, उनकी कुव्वत को और उनके जज्बे को जो पाकिस्तान के लिए है। दूसरी बात यह है कि इतना हफ्स का माहौल हो गया है कि मैं आज पाकिस्तान में मुस्तकिल जो न्यूज़ देख रहा हूँ तो उसमें एक ही बात है कि वहाँ सिक्योरिटी अभी पूरी नहीं हुई, वो स्कूल नहीं खुलेगा। वहाँ सिक्योरिटी पूरी हो गई, वो स्कूल खुलेगा। यानी हम असलहे, हम जो है वो अपना तोपों के साए में, या यूं कहिए कि हम जो है वो सिपाहियों के साए में या गार्ड्स के साए में जो है अब तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल करने जाएंगे। ये जो जुमला अभी अदा कर रही थी ना, जो ज़ेबा आपा ने एक बात फरमाई थी, ये बड़ी अहम बात है जो आपने भी जुमला अदा किया। उस बस के अंदर ये जो एक शख्स इस वक्त खड़ा हुआ है ना कि जिसका भाई चला गया या जिसका रिश्तेदार चला गया, वहाँ पे कितनी माएँ ऐसी होंगी कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कितने नौजवान ऐसे होंगे जो घर के खुद कफील होंगे, कितने बाप ऐसे होंगे कि जिनकी वजह से घर चलता होगा, कितनी औलादें ऐसी होंगी कि जिनकी वजह से घर चलता होगा। आपको याद होना चाहिए, आपने एक जुमला अभी अदा किया था कि साहब सानियात होते हैं लेकिन हुकूमत पीछे खड़ी होती है। लेकिन कब तक साहिर भाई, कब तक? सक्खर का वाक़या अप्रैल में हुआ, 42 या 43 लोग जो हैं इसी नेशनल हाईवे के ऊपर जो हैं वो ख़त्म हो गए। नवंबर में 12 नवंबर को खैरपुर से आती हुई बस जो है उसका खैरपुर पे वाक़या हुआ, यही इसी नेशनल हाईवे के ऊपर 60 के करीब लोग चले गए, इंसानी जान चली गई। आज एक बार फिर ये वाक़या हो गया। सवाल ये है कि इन लोगों को बदमस्ती में मुब्तला हैं ये लोग, ये अपनी कुर्सी की मस्ती में मस्त, इख्तिदार के नशे में धुत रातों को सोते हैं। इनको क्या मालूम कि लोगों के मसाइल हैं क्या, इंसानी जान की कदर कीमत क्या है। नेशनल हाईवे पे आप गुजर जाइए, मेरा बड़ा फ्रीक्वेंट जाना होता है, यानी वहाँ पर बैरियर्स नहीं लगे हुए, वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं है। माजरत के साथ वो जो काली वर्दी वाले हैं जो खड़े हुए चौकियों के ऊपर, उनका काम ये है कि आप बड़े बड़े ट्रॉलर लेके चले जाइए, आपने 50 रुपए उसके हाथ में देना है, भत्ता, रिश्वत, और वो वहां से गुजार देगा। यानी इंसान की कीमत जो है जिंदगी की वो 50 रुपए से भी कम है, 50 रुपए से भी कम है। तो जिस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जिस मुल्क के अंदर काली वर्दी वाले बिकते हो, जिस मुल्क के अंदर पुलिस जो है वो नाकों पर खड़े होकर रिश्वत लेती हो, जहां पर मुख्तदिर हल्के को ये नहीं मालूम हो कि हाईवेज बनते कैसे हैं, रोड्स बनती कैसे हैं, यानी मोटरवे का हम बड़ा हवाला देते हैं कि मियां साहब ने बहुत काम कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या कर रही है सिवाय इसके कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ताने। यानी जरदारी साहब ये कहें कि जी कमीशन बना दिया जाए, वो जो 67 लोग 68 लोग चले गए उनसे जाके पूछो कि कमीशन होता क्या है। किसी दिन वुज़रा को बिठाकर इसी बस के अंदर सफर करवाएं और करवाने के बाद ये पूछें कि अब जरा बताओ कि तुम इंसान हो या जानवर हो, अब पता चलना चाहिए तुम्हें। यानी वो लोग जो बसों की छतों पर बैठे हुए थे यार, आप सोचिए कि रोजाना अगर आप अभी यहाँ पर घुमाएंगे, यहाँ जब बसें गुजरेंगी तो रोजाना बसों की छतों पर लोग सफर करते हैं। हमारे मुल्क में कहीं पानी का मसला है, कहीं बिजली का मसला है, कहीं जानों का मसला है, कहीं बेरोजगारी का मसला है। आप बात करना चाहते हैं ना तो मैं आपको बताता हूँ, मैं कसम नहीं खा सकता लेकिन आप मेरे दफ्तर तशरीफ ला सकते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा दूंगा। ताहिर शमसी एक ऐसा नाम है जो मेरी बहुत मदद करते हैं, इवन गवर्नर सिंह मेरी बहुत मदद करते हैं। थैंक यू बोथ, आप दोनों। मेरा जब भी मेरी जो छोटी सी पहुंच है वो इन तक ही है, मैं इनको फ़ोन कर देता हूँ। इतने सारे बोन मैरो, और सिर्फ एक बोन मैरो की बात कर रहा हूँ, 20 केसेस पर डे के हिसाब से बोन मैरो के आते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प के केसेस, शादी के केसेस, बेरोजगारी के केसेस, कैंसर के केसेस, यू नेम इट, वो सारे के सारे हमारे पास आते रहते हैं। मेरा एक सवाल है, पीने को साफ पानी नहीं है, करने को नौकरी नहीं है, जब सफ़र करने पे आते हैं तो बसों की छतों पे सफ़र कर रहे होते हैं। मेरा मुल्क जा कहाँ रहा है? रही सही कसर आपके सिक्योरिटी लैप्सेस ने पूरी कर दी है। आज बच्चे स्कूल गए हैं और पीछे वालिदैन इस बात के लिए परेशान हैं कि कहीं ये उनकी आखिरी मुलाकात तो नहीं है। अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको पेशावर लिए चलेंगे। मैं जाना चाहूँगा पेशावर, आज मैं जा नहीं सका हूँ वहाँ, लेकिन मैं पेशावर जाना चाहूँगा और वहाँ देखना चाहूँगा कि वहाँ के लोग क्या फील कर रहे हैं। देखिए, माजरत के साथ, बहुत माजरत और पूरे अदब के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, अगर कोई बहुत बड़े आदमी का बेटा शहीद हो जाए या कोई मारा जाए तो हम 100 साल उसकी शहादत को रोते हैं और यहाँ रोज मरते हैं लोग। आपका चूल्हा ना जले
तो आपकी तहरीकें चल जाती हैं। और यहाँ चूल्हा न जाने कितने अरसे से ठंडा पड़ा है। ये हमारा मॉर्निंग शो है जी, यही मॉर्निंग शो है, यही मेरा कंटेंट है, यही मेरी बात है। मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, इन्हीं के साथ खड़ा हूँ। और जहाँ जहाँ ये बात होगी, जब तक आप मुझे कहेंगे मैं बोलूँ, मैं तब तक बोलता रहूँगा। यही मॉर्निंग शो है। आज बस यही दिल है, यही बात है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेशावर चलेंगे। साथ साथ ये सबके सब लोग मेरे साथ हैं। आप लोग भी अगर शरीक होना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद ज़रूर बोलिएगा। ये आपका भी मसला है, सिर्फ मेरा मसला नहीं है। आप मुझे पसंद करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग आज भी नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान दुरुस्त कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। आपको बोलना है, कम से कम ये तो बताना है कि आप फील क्या करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन खुश आमदेद। पता नहीं मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या आप लोगों से बोलूँ, कौन सा खुश आमदेद, कौन सा ना खुश आमदेद। मैंने साहिर ने एक जगह कहा था, नाला हूँ मैं बेदारी एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। और यहाँ तो पता नहीं अजीब ही सा आलम है। मैं हर रात ये सोचता हूँ कि कल एक अच्छा शो करूँगा, कल एक बहुत खुश शो करूँगा, कल मैं गाने गाऊँगा, आप लोगों को हंसाऊँगा, लतीफ़े करेंगे, सब मिल के बैठेंगे, प्यार की बात करेंगे, कुछ छोटे मोटे चुटकुले छोड़ेंगे, कुछ मस्ती मजाक होगा। और फिर सुबह होती है और एक नया धमाका होता है, एक नई बात होती है, एक नया रोना होता है। हाँ, अगर मैं सिर्फ गुर्बत पे शो करने पे आऊँ ना तो 365 दिन गुर्बत पे शो कर सकता हूँ। 365 दिन। अगर मैं सिर्फ टेररिज्म पे शो करने पे आऊँ तो 365 दिन टेररिज्म पे शो कर सकता हूँ। अगर मैं मजबूर कहानियों पे शो करने आऊँ तो मजबूर कहानियों पे 365 दिन शो कर सकता हूँ। पेशावर में आज स्कूल्स खुले हैं। फैज़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आफरीन उन तमाम बच्चों पे जो आज स्कूल गए हैं, पूरे पाकिस्तान में गए हैं, स्पेशली पेशावर में गए। APS को भी खोल दिया गया है, वो स्कूल जहाँ ये टेररिज्म की वारदात हुई थी उसको भी खोल दिया गया है। तो आफरीन उन पे भी, आफरीन उन वालिदैन पे भी। जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, सिर्फ आर्मी की नहीं है, जिम्मेदारी वालिदैन की भी है कि वो भी वॉच रखें। जिम्मेदारी नेबरहुड्स की भी है, नेबर्स की भी है। देखिए, अब तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि हम आगे जाएंगे, तो हम जा रहे हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आगे बढ़ने में क्या हम कोई मजीद नुकसान उठाएंगे। तो अब ये नुकसान झेलने की हिम्मत नहीं है। अब जो एक सानिया हो चुका है बस उसी तक इक्तफा किया जाए। अब कोई ये बात नहीं सुनी जाए कि अब सिक्योरिटी लैप्सेस ऐसे हो गए, वैसे हो गए, इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। ये नहीं होना चाहिए। मैं चल रहा हूँ इस वक्त पेशावर में फैज़ान हमारे साथ स्टैंड बाय हैं। सबसे पहले हम पैकेज पे जाएंगे, आपको पैकेज दिखाएंगे, पैकेज के बाद हम फैज़ान से बात करेंगे। वो पैकेज, ज़रा तासुरात देखिए, वो जज्बे देखें, वो बातें देखें जो इन लोगों ने की हैं। प्लीज़ वॉच दिस। इल्म के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ी, मुल्क के दुश्मनों को मुंह छुपाना पड़ा। नन्हे तारों ने अपने अज़्म से मैदान मार लिया। छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल की राह ली, उजले यूनिफॉर्म में पढ़ने के लिए निकल पड़े। ये ठान कर के मुआशरे को उजला बनाकर दम लेंगे। खौफ से आजाद मुस्कुराते चेहरों के साथ बच्चों के सर पर बस इल्म की धुन सवार है। जहालत खत्म करने के लिए पुरअज़्म बच्चे कहते हैं वो अंधेरे से डरने वाले नहीं, अंधेरा कितना ही डराने वाला हो, सिर्फ एक दिया उसे खत्म कर सकता है और अपने हिस्से का दिया वो जरूर जलाएंगे। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। कौम नाज़ा है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वंस अगैन जी, वापसी हो गई। मुझे बता दीजिएगा जब हम फैज़ान से बात कर सके, क्या फैज़ान रेडी हैं? इस वक्त वहाँ पे पेशावर में मौजूद हैं। फैज़ान रेडी हैं तो मैं फैज़ान की तरफ जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ भी आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सहर, आपकी आवाज़ आ रही है जी। फैज़ान, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है पेशावर में? जी, पेशावर में आज तमाम स्कूलें जो हैं वो खुल गई हैं, लेकिन NOC जो है वो सिर्फ 118 स्कूलों को दी गई है। लेकिन काफ़ी स्कूलें आज बंद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलें खुली हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जो जिस पे अटैक हुआ था वो भी खुली है। आर्मी चीफ जो हैं बच्चों के हौसला बुलंद करने के लिए
उनको वेलकम करने के लिए आज आर्मी पब्लिक स्कूल का उन्होंने दौरा भी किया और बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को कहा कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, हमें बहुत फ़ख्र है आप लोगों की कुर्बानी पे, आप लोगों की बहादुरी पे। आज सुबह एक 6 क्लास के बच्चे से मेरी बात हो रही थी जिसका नाम था शाहजेब। उसका कहना था कि मैं उस दिन स्कूल में ही मौजूद था और क्लास में हमने 1 घंटा टीचर ने हमें बिठाए रखा, बाहर फायरिंग होती रही। उसके बाद टीचर ने हमें बैक डोर से निकाल दिया। उसका कहना था कि मैं 6 क्लास को हूँ, जब भी मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने इन दोस्तों का बदला, अपने स्कूल के साथियों का बदला मैं ज़रूर लूँगा। उसके वालिद का हौसला भी इसी तरह बुलंद था। उसका कहना था कि मेरे 3 बेटे हैं, अगर तीनों बेटे पाकिस्तान पे कुर्बान हो जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। इसी तरह आज मेरी एक और वालिदैन से बात हुई जिनके 3 बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम फैसल है, छोटे बेटे का नाम उस्मान है, जबकि जो दरमियाना बेटा था उसका नाम अली था। अली जो है उसने शहादत हासिल की है। काफ़ी खफत है आज मेरी जब उनसे बात हुई। फैसल और उस्मान का कहना था कि हमारा जो भाई है वो हमसे बिछड़ गया है। हमें गाड़ी में वो बैठे हुए थे, दरमियान की सीट खाली थी। उन भाइयों का कहना था कि दरमियान की सीट खाली है और हमें हमारे भाई की याद आ रही है, लेकिन हम फिर भी स्कूल जाएंगे, हम एजुकेशन हासिल करेंगे और जहाँ तक होगा हम अपने भाई का बदला भी लेंगे। हमने आर्मी ज्वाइन करनी है और जिन्होंने ये नाकाम और बुज़दिलाना हमला किया है और हमारे भाई को शहीद किया है और हमारे स्कूल के दीगर साथियों को शहीद किया है, हम उनका बदला ज़रूर लेंगे। बच्चों के हौसले काफ़ी बुलंद है। आज सिक्योरिटी के भी काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात हैं। स्कूल के पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पेशावर बोर्ड के साथ 2032 स्कूलें जो हैं वो मुंसलिक हैं। 118 स्कूलों को जो है वो NOC पेशावर में दी गई है, उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि 1400 स्कूलों का सर्वे पुलिस ने किया है। उसमें से 118 को उन्होंने NOC दी और पुलिस के मुताबिक SSP ऑपरेशन सईद के मुताबिक। फैजान, मुझे ये बताइए कि क्या माओ ने ये कंसर्न जाहिर किया है कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं? क्या माओ ने ये कंसर्न जाहिर किया है कि उनको खौफ महसूस हो रहा है, या वो कहते हैं कि वालिदैन ये कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को भेजेंगे? क्या कोई ऐसा कंसर्न वो जाहिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आज मैं आपको एक वालिदा से मेरी बात हुई। उनका कहना था कि मेरा बेटा शहीद हुआ, मेरा एक लौता बेटा था। वो वैसे ही उन्होंने स्कूल के पास विज़िट किया सुबह। उनको अपने बेटे की याद आ रही थी, उन्होंने सुबह अपने स्कूल के पास विज़िट किया। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो फांसी दी जा रही है मेरे सामने दें ताकि मेरे कलेजे को ठंड पहुँचे। उनका कहना था मेरे कलेजे को ऐसे ठंड नहीं पहुँचेगी कि इनको जेलों के अंदर फांसी दी जा रही है, मुझे वहाँ पे ले जाया जाए और मेरे सामने उनको फांसी दी जाए। मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे काफ़ी अफसोस है, लेकिन मेरा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है कि उसने कौम की खातिर कुर्बानी दी है। एक शेर मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, सिराजुल हक जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा था कि फूलों के जनाजे आज हमने पेशावर में देखे, हमेशा जनाजों पे हमने फूल देखे हैं। काफ़ी प्यारा शेर है। उन्होंने कहा था, मुझे आज इस मौके पे याद आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। वालदा, वालिदैन, बच्चे जिनके साथ भी हमारी बात हुई, आज उनके हौसले काफ़ी बुलंद थे। बच्चे स्कूल गए हैं, अभी स्कूल के अंदर ही मौजूद हैं। सुबह असम्बली हुई, आर्मी चीफ से भी उनकी बात हुई तो अभी क्लास के अंदर वो मौजूद हैं। आज टीचर्स जो हैं उनको उन तमाम वो जो बातें हैं 16 दिसंबर से अभी तक जो वाक़या हुआ उनके साथ शेयर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बच्चों के माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आज पेशावर के तकरीबन तमाम स्कूलें खुल गई हैं बशमूल आर्मी पब्लिक स्कूल के। जी सर। चलिए फैज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान थे पेशावर से, हमें ज्वाइन किया था। पेशावर के पैकेजेस आपने बात की लोगों ने पेशावर से। वो जो बच्चा जिसके बारे में आप बता रहे थे कि अली शहीद हुआ और उसके भाइयों ने दरमियान वाली सीट जो है वो खाली रखी, तो मैं पेशावर में वहाँ मौजूद था। मैं और अली हम दोनों मौजूद थे और मैं आपको अपना प्यार भेज रहा हूँ। बेटा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप ही की तरह का एक और इंसान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि माएँ कितनी परेशान रहती हैं और वालिदैन कितने परेशान हो जाते हैं। बस अपने हौसले बुलंद रखना। वो जो चले गए वो तुम्हारे भाई थे, उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखना और काश
पाकिस्तान उनकी कुर्बानी को याद रखे। काश, हमें भूलने की बहुत आदत है, काश पाकिस्तान उनकी कुर्बानी को याद रखे, वो जो शहीद हो गए। यहाँ पर मेरे पास अब फैमिलीज़ जमा हो रही हैं इसी वाक़े से मुतालिक, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन लोगों को बुला लेता हूँ, फिर हम बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। पेशावर को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। पेशावर के स्पेशली बच्चों को और उनके वालिदैन को बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। मैं आज ही और इनके सारी से कह रहा हूँ कि मैं आपका गम नहीं बांट सकता, लेकिन मैं आपके गम को महसूस कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक फ़ैमिली है, फैमिली के मेंबर हैं और अभी भी हम ईदी होम के अंदर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके बेटे थे? भतीजे, बड़े भाई का बेटा है। बड़े भाई यहाँ कराची में पुलिस के इंटरव्यू के लिए आया था, इंटरव्यू दिया है भाई, खैरियत से रवाना हुआ गाड़ी में। तो उसका हमारे साथ रात के तकरीबन 12:30 सवा 12 तक रब्ता था। फिर उसका मोबाइल बंद हो गया, रब्ता जब बंद हो गया तो फिर हमने सुबह उठे तो वावेला चल गया, टीवी में आया कि ये हादसा है, कोच जली हुई है। फिर तो भागे था कि अब तक रब्ता नहीं। अभी गए थे जाए वकूफ़ पे, गाड़ी हम देखी, उधर से आया हूँ। ये भाई हैं उसके सामने साथ खड़े हैं, ये दोनों, ये जो साथ खड़े हैं, लाल कपड़ों वाला, वो सफ़ेद वाला रज़ाकाबाद में कोर्स करता है। ये इससे छोटा था, ये बड़ा है। आ जाओ, आ जाओ, खुदा बख्श, आ जाओ, आ जाओ, इलाही बख्श। अब्बा अभी तो ढूंढ रहे हैं, अभी कोई पता नहीं चल रहा। नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप दोनों के भाई थे वो? जी, हमसे छोटा था, हम दोनों से। इधर ऐसे 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 सामने आइएगा। आप दोनों से छोटा था? हम दोनों से छोटा था। क्या नाम था उनका? मौला बख्श। मौला बख्श। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5-6 भाई बहन हैं। 6 भाई है, 2 बहनें हैं। 2 बहनें। और भाई कैसे थे? भाई बहुत अच्छे थे यार, ये हम बता नहीं सकते यार। हम उसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं लेकिन और कुछ बता नहीं सकते। वो इस भाई के साथ आया था, दोनों गांव से साथ देने आए थे। कमांडो का इंटरव्यू देने आया था। कमांडो का इंटरव्यू देने आया था। तुम्हारे पास तस्वीर है उसकी? हाँ, तस्वीर तो है। हम तस्वीर देख रहे हैं कि अगर वो तस्वीर मिल सके तो कोशिश कर रहे हैं। ठहरिए, जब हो जाती है तो मैं नदीम दिखाता हूँ आपको, अगर मिल जाए तो। ये तस्वीर है, ये तस्वीर है मौला बख्श की, जो कमांडो थे, कमांडो के इंटरव्यू देने के लिए आए थे। नहीं भर्ती थी पुलिस की, उसके लिए आया हुआ। जो काला ही थी जी 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 जी। ये दिखाइएगा, ये कौन सी है? एक और तस्वीर है जो उनकी है। अभी तक हम लोग ही यहाँ मौजूद हैं और बाकी कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा है। शायद वक्त नहीं होगा, शायद असेंबली के इजलास जारी होंगे, शायद कुछ और हो रहा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि फायर ब्रिगेड ज़िम्मेदार है, वो हाईवे जहाँ ये हादसा हुआ है वो ज़िम्मेदार है, या फिर कोई और शख्स ज़िम्मेदार है? और जो ज़िम्मेदार हैं, क्या आज के बाद ऐसा कोई हादसा नहीं होगा? क्या आज के बाद फायर ब्रिगेड जाए वकूफ़ पे पहुँच सकेगी? वी डू नॉट नो। आप थोड़ी सी बात कीजिए, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। बात ये साहिर भाई कि कोई किसी पे भी जिम्मेदारी डाले। आज एक जुमला अदा करने दीजिए, बरोज़े महशर जब अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें मैंने इख्तिदार दिया था, तुम्हें मैंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, गवर्नर बनाया था, CM बनाया था, सदर बनाया था, और उस वक्त जब अल्लाह ये कहेगा कि तुम्हारी हुकूमत में जो है लोग जल जाया करते थे, मर जाया करते थे, उड़ा दिया करते थे, उनको गन शॉट किया जाता था, उनको बमों से उड़ा दिया जाता था, उस वक्त अल्लाह के आगे क्या ये कहेंगे कि जी ये शुएब सिद्दीकी साहब की जिम्मेदारी थी, या CM की जिम्मेदारी थी, या फला इदारे की जिम्मेदारी थी, या वजारत ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी थी? नहीं। उस वक्त अल्लाह ताला जो है ना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वाली बात करेगा। और दूसरी बात, आपने पेशावर स्कूल का हवाला दिया, एक बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ी कॉमन है इस मामले के अंदर। आज जनरल राहिल शरीफ साहब ने जाके खुद उस स्कूल की इब्तिदा की है, यानी उसकी स्टार्ट करवाए। इसका मतलब ये है कि तालीम को और इल्म को एक बार फिर उन्होंने रिवाइवल दिया है। होना ये चाहिए था कि वहां पर मियाँ साहब खुद मौजूद होते, जनरल राहिल शरीफ साहब के साथ खुद मौजूद होते। ये जो लोग रो रहे हैं, जो आंसू बह रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, ये बेचारे कहाँ जाएं? ये किससे जाके सवाल करें? ये किससे जाके पूछें कि इनका जवान बेटा जो है वो इस वक्त जो है उस आग के अंदर झुलस के मर गया? किससे जाके सवाल करें कि जी हमने तुमको वोट देकर मुंतखब करके भेजा था? किससे जाके सवाल करें कि ये वो लोग हैं जिनको हमने ऐवानों में पहुंचाया था और आज ये कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? अरे ये बेचारे पाकिस्तानी कि जो अपने 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 प्यारों के जनाजे उठाकर आज एडी सेंटर के अंदर, आप सोचिए, जनाजे भी नहीं मिल रहे, जनाजे भी नहीं मिल रहे। एक सेकंड आप जरूर बोलिएगा। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब ये लोग रो रहे थे तो
एक दूसरे से तसल्ली देने के लिए लोग कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। हमारे पास इसके अलावा और कोई नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस इस नोट पे एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बोलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ आना शुरू हो गए। काश हमारी गवर्नमेंट इस बात का नोटिस ले के कोई वजीर कि यहाँ पर ये जुमला कहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं तो बहुत आजिज़ी से कह रहा हूँ, आप आ जाइए प्लीज़। मैं तो बहुत आजिज़ी से कह रहा हूँ, छोड़े इल्ज़ामात को, छोड़े इस पॉलिटिकल सागा को, हर चीज़ को छोड़ दीजिए। वैसे इंसान आ जाइए बस। यहाँ इनके गले मिले, ये आपसे कुछ मांग थोड़ी रहे, कुछ मांग नहीं रहे। वो 2 लाख रुपए भी पता नहीं इनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमें अपना बच्चा अल्लाह दे, बस आज की मेरी जान। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी राइट। जी अस्सलाम वालेकुम। और अगेन बात वही है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं। कोराम जो है वो चारों तरफ बपा है। एक और नया एंगल है। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, कुछ बोन मैरो के, कुछ चीज़ों के केसेस जो हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। आप लोग अभी बैठिएगा, अभी मैं आपसे बात करूँगा। और ये लाइव है, वो सब देख के शो यहाँ पर आ गए। कोई बस में पहुँचा है, कोई टैक्सी में पहुँचा है, कोई रिक्शा में पहुँचा है, कोई भाग के वैसे किसी से राइड लेके आ गया, लेकिन आ गया। लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए, वही चाहते हैं कि हम उनके मसले हल करें। हम कैसे कर सकते हैं, वी डू नॉट नो। अच्छा सलमान, आपने क्या, अब जो लोग आ रहे हैं, कोई जिना हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहिर आप, क्योंकि मैं वहाँ से जब लिंक रोड से दोबारा जिना अस्पताल में आया, क्योंकि बॉडीज़ को वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था सुबह 6 बजे। तो वहाँ पर जो लोग आ रहे थे वो दर बदर की ठोकरें खा के आ रहे थे, कोई स्पॉट जाके आ रहा था। और इसी तरह आज तक जो है वो लोग इसी तरह आ रहे हैं। पहले वो स्पॉट जाते हैं, फिर वो जिना अस्पताल की मोर्चरी जाते हैं, फिर उसके बाद जो उनको गाइड मतलब अस्पताल वाले कहते हैं भाई इतनी सतखाने भेज दिया गया। लेकिन जिस तरह नुमाइशी कैंप लगा दिए गए हैं उसमें कोई नहीं है, इसी तरह की सूरत हाल है। और मैं आपको एक और बता दूं, क्योंकि लाश सोख्ता हो चुकी थी, शनाख्त के काबिल नहीं थी, तो लोग अब तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। आपके सामने भी आए कि भाई ये मेरी सुरैया है, ये मेरा अज़मतुल्लाह है, और ये मेरे जो है वो एहलकार पुलिस में भर्ती के लिए आया था। तो यही सूरत हाल रह गई, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है। शिकारपुर से लोग आ रहे हैं, कोई खैरपुर से आ रहा है। इसमें 9 ख़ानदान एक ही फैमिली के थे जो इसमें हलाक हो गए। इसके अलावा 9 लोग एक ही ख़ानदान के थे साहिर। इसके अलावा 5 तो ऐसे थे जिनका पूरा घर ख़त्म हो गया, मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे। वो यहाँ पर कराची घुमाने आए थे अपने बच्चों को। कराची तो घूम लिया, लेकिन वापस अपने घर नहीं जा पाए। ये सूरत हाल है साहिर। मेरा ख्याल है कि इन तमाम, देखें बात इसी पे आज होनी चाहिए, इन तमाम जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं ना, जिन्होंने सिंध असम्बली के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया है और एक जाओ हशमत के साथ वहाँ पर बैठे हैं, इनको किसी तरह से आज जो है ना, किसी तरह से आज इनको यहाँ पर लाया जाए और ईदी के सर्द खाने में जाकर इनको कम से कम पूरा दिन बंद कर दिया जाए और इनको कहा जाए कि इन कॉफिन से लाशों को निकाल के देखो, इन सोख्ता लाशों को जो आपस में चिमट चुकी हैं। एक सेकंड मैम, मुझे नहीं पता आप। मेरा नाम तारिक हुसैन है, मैं ER सिविल हॉस्पिटल में इंचार्ज हूँ, एक्सरे डिपार्टमेंट में। पर्सनली मैं खुद अभी चल के आया हूँ आपकी तरफ। मैं कल से यहाँ पर मौजूद। आप सिविल हॉस्पिटल से आए अभी? मैं सिविल हॉस्पिटल में खुद ER में एक्सरे डिपार्टमेंट में इंचार्ज हूँ खुद। तो आप शो के बाद शो देख रहे थे? मैं घर से पूरी रात 1 बजे तक 1:30 बजे तक मैं यहाँ था। ये आपके नुमाइंदे भी आए हुए थे, ये भी वहाँ भी थे, प्रोग्राम में थे, इन्होंने नहीं किया, हादसे पे भी थे। आज हम खुद शर्मिंदा हैं। मैं बजाते खुद, मुझे यहाँ तारुफ की ज़रूरत नहीं कराना चाहिए था। मैं सूबे सिंध का सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं अपने 103 इंस्टीट्यूट के होने के बावजूद खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। यहाँ पर पानी पिलाने के लिए एक बोतल नहीं थी। शिकारपुर से लेके पूरे सिंध से जो लोग हमारे आ रहे थे, जो भी थे वो, यहाँ बाइकें मैंने 4 लगाई हुई थी। यहाँ से बाइक पे उनको किसी को बिठा रहा था तो JPMC भेज रहा था, JPMC करा रहा था तो यहाँ बुला रहा था। किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं था। मुझे ये बताइए फिर हम किसको ऑन करें? कोई NGO नहीं है जो फंडिंग लेती हैं, कहती हैं जी इतने बड़े बड़े शोज़ में। मैं कभी सुबह उठ के देखता हूँ तो इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं, ट्रस्टीज चल रही होती हैं, शो में ही शो वालों की अपनी इदारों की NGOs बनी हुई हैं। 100 बोतलें पानी की तो भेज देते भाई। आपके नाम क्या बताया आपने? तारिक हुसैन मंगी नाम है। तारिक साहब आप गलत कह रहे हैं, असल में आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो बाहर टेंट लगा है ना, आप जरा अगर इसको अपनी उस निगाह से देखें जिसे रोशन ज़मीरी की निगाह कहते हैं,
तो आपको अंदाजा होगा कि कई जिन्नात की फौज इस वक्त हुकूमत ने वहां पे मुतय्यन की हुई है, जो पानी भी पिला रही है और दाद रसी भी करा। आप गलत कह रहे हैं। वो अभी सर, हाँ शायद आपने अभी देखा भी नहीं नहीं जिन्नात की फौज अभी भी नहीं है। पीपल्स आप पार्टी के कहीं भी बड़े बड़े जाइए। झंडे लगे हुए हैं। मुझे सर किसी आपने देखा सियासी नहीं वहाँ जमात पे? से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जात से मुतल्लिक एक बात कहता हूँ कि यहाँ कोई चीज नहीं है। मैं 12 लाशें रोज निकालता हूँ। आप हैं कौन? 12 लाशें रोज निकालता हूँ। 12 लाशें अपने हाथों से रोज सिविल हॉस्पिटल में उठाता हूँ ना। कभी इतनी तड़प महसूस नहीं हुई जो कल रात को तड़प महसूस हुई। मैंने बॉडियां देखी हैं, मैंने अपने हाथों से उन लोगों को देखा है। जब मैंने शॉपर खोला है तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम नहीं रोते, हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हमें लोग कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में आप बेहिस हैं, लेकिन यहाँ हमारी हिस्स खत्म हो गई है। यहाँ आने के बाद मैं आपको बयान नहीं कर सकता मेरी क्या हालत थी। मुझे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं जेपीएमसी की बात करता हूँ, मैं अपने इदारे की बात करता हूँ। अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि डेस्क पे कौन मौजूद है? नहीं है मैं ना। तो अपनी शर्मिंदगी के लिए भाई वहाँ जिन्नात मौजूद हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं अपनी शर्मिंदगी के लिए आया हूँ। ये बातें जानी चाहिए। नहीं वो बिल्कुल जानी चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे मेरे ख्याल में ये आई ओपनर है हमारे लिए। हम जो कहते हैं ना कि लोग नहीं जागते, ये शो देख के आए। साहिर भाई वो कह रहे हैं ना कि मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन है, जिसको अपने मुल्क से, अपने इस्लाम से, अपने दीन से प्यार है, हम सब शर्मिंदा है। हम क्या करें, हम बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई इदारा नहीं करते जी। 36 सीटों की गाड़ी है, 62 सीटें लगाई हैं आपने गाड़ी में, 62 लोग मौजूद हैं, 36 सीटों की गाड़ी है। आप जरा देखें तो सही, 36 सीटों की डाइवो 36 सीटों पे कन्वर्ट है, ये 44 सीटों पे। उसके बावजूद 62 लोग थे। सिर्फ 2000 रुपए का फर्क है। जो एग्जिट इमरजेंसी सीट है उसके ऊपर सिर्फ 2000 रुपए किराया, यहाँ से शिकारपुर का 1000। 2000 रुपए की खातिर 62 इंसानों की जाने ले ली है। छतों पर लोग बैठे होते हैं साहिर भाई, छतों पर बैठे होते हैं। और मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, क्योंकि ये जो लोग ट्रेवल करते हैं ना हाईवे की, 50 रुपए, मैंने पहले भी ये बात की, 50 रुपए एक काली वर्दी वाला लेता है, जो तय है, जो उसने देने हैं, और उन लोगों को ट्रेवल करवा देना। आप सोचिए कि इन जानवर जो है ना, जानवर, मुझे याद है वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मुबारक जो उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में, जिस वो खिलाफत में थे, उस वक्त फरमाया था कि फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका खुमियाजा उमर के सर होगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती है। इनसे कोई ये पूछे कि इनकी अपनी औलाद अगर अल्लाह ना करे वो गन शॉट हो जाए, वो जल जाए, वो मर जाए, तो उस वक्त ये क्या करेंगे? मुझे बताइए, आप कितने साल से काम कर रही हैं? 13 साल हो गए। 13 साल से। आपने क्या इससे ज्यादा कोई और कर्बनाक मंजर देखा है? बहुत सारे देखे। बल्दिया टाउन का सानिया था, वो हमने बर्दाश्त किया। बेइज्जती थी, बर्दाश्त कर ली। ये हादसा आप नहीं बयान कर सकते, शायद आपने अंदर नहीं देखा है। एक ऐसी बॉडी है, जाके आप देखिए, जिसके साथ बच्चे की भौंस जुड़ी हुई है। उसने ऐसे लिया हुआ उसको। वो या माँ होगी या बाप होगा जिसने अपनी बाहों में समेटा मतलब हम लोग नहीं रोते, हमसे हमें रोना नहीं आता। और एक बात याद रखना, इसको फायर मत कर देना। ये उन चंद लोगों में से जिनकी वजह से पाकिस्तान अच्छा है। इसको फायर मत कर देना, क्योंकि ये बोल पड़ा है। सच बोला है ना। इसको फायर मत कर देना, इसकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑन करता हूँ इस बात को, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसानियत है तो उस बात के बाद जो वो माँ लपेट के बैठी हुई है ना, मैं रात को 1 बजे तक यहाँ था। मेरे शिकारपुर से जो लोग आए, वो यहाँ एक सगा भाई है उसका, वो अपने भाई की बॉडी लेने के लिए आया। मैं उसको अंदर नहीं ले जा सकता था। मैंने उसको कहा कि नहीं जा सकते आप। वो मुझे कह रहा मैं क्या करूं, वो वहाँ बेहोश होके गिरा है तो मैं उसको उठा नहीं सकता। मैं उसको बताया ना, मुझे क्या बताया, मैं उसको क्या जवाब दूं कि यार तुम शिकारपुर से चले हो, तुमने मुझे वहां से फोन किया है कि तारिक भाई मैं पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें अपने भाई की बॉडी नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता उसको मैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है वो देख सके। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हमसे तो बर्दाश्त हो जाएगा, हम तो देख लेंगे। थोड़ी सी बेइज्जती और सही, थोड़ी सी बेइज्जती और सही। 1 घंटे के बाद सब रूटीन में आ जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी पे जाऊंगा, लेकिन फिर बेइज्जती का आलम ये कोई कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप 2 कदम बाहर जाके देख लें, कुछ नहीं है। अभी 3 गाड़ियाँ आई हैं, 3 गाड़ियों को सिर्फ एक ही जुमला कहा गया है, ईदी वहाँ जिना चले जाओ। यार जिना चले जाओ, जिना का रास्ता ही नहीं उनको पता भाई, उनको रास्ता ही नहीं पता जिना का। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जिना के लिए कौन सा रास्ता जाएगा। ये भी नहीं पता उनके पास ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं नहीं है। नहीं, अब मेरा सवाल ट्रांसपोर्ट के पैसे घर से कैसे भागे, इतनी दूर से आए, गरीब लोग हैं,
पानी खाने का तो छोड़े, उनके पास तो जाने का रास्ता भी नहीं पता और ना ट्रांसपोर्ट का पता है। सकते बसों में आए। भाई शुएब सिद्दीकी साहब या सीएम साहब ये तो ऐलान कर सकते थे कि ये हेल्पलाइन नंबर हैं। इतने इश्तिहार जब अपनी हुकूमत की प्रमोशन जो कि वो करते नहीं है, वो इश्तिहार चलाते हैं करोड़ों रुपए के, तो एक इश्तिहार ये चला देते कि ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन लोगों ने अपने लवाहिकीन को तलाश करना है या अपनी उन जानों को तलाश करना है जो इस वक्त सोख्ता जाने हैं, वो इन नंबर्स पे कॉल करके यहाँ पर चले जाएं। 2 कोस्टर होती, 2 कोस्टर, 10 लोग होते जो उन कोस्टर्स में बैठते और उनको वहाँ ले जाते, और जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर 4 लोग होते। कुल मिला के कितनी 20-25 लोगों की फौज होती और 2 कोस्टर्स होते। ख्वाबों जैसी बातें क्यों कर रहे हो शायर? ख्वाबों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो जो अनहोनी लगती हैं हमें, बिल्कुल ऐसी जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी बातें क्यों करते हो? ख्वाब कभी पूरे होते हैं? ये तो हमारे ख्वाब हैं। असल में इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ब्लेम गेम से हम निकलते नहीं। एक ब्रेक में ले लूँ। हाँ। ब्रेक के बाद सभी गुस्से में हैं, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं भी फेल हो जाता हूँ। एक बात सोचिए आप, मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ, जो भी सूबाई वफाकी जो भी है, एक बात कहता हूँ, हम कौन लोग हैं गौर से देखिए। 14 अगस्त के दिन परचम लेके निकलते हैं, लाइट नहीं होती हमारे घरों, खुदा की कसम 3 वक्त की रोटी भी हर पाकिस्तानी को नहीं मिलती, कभी सैलाब में मर जाते हैं, और आपकी पार्टी के पीछे आते हैं, आपकी कोई भी पार्टी हो, डंडे खाते हैं, गोलियां खाते हैं, आपकी पार्टी के पीछे आते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक दिन पाकिस्तान अच्छा होगा, एक दिन हम ऐसा पाकिस्तान देखेंगे, ऐसा वैसा पाकिस्तान देखेंगे। अभी मैं आपको एक और मंजर दिखाऊंगा। अभी तो आपकी सोच है, आज का शो तो पता नहीं कैसा हो रहा है, मैं तो भाई अब मैं तो मुझे पता नहीं, आज का शो जो हो रहा है वो तो सोच है आपकी। अभी देखिएगा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कोई अपने बच्चे का सर्टिफिकेट मेडिकल लेके आया हुआ है, साहिर भाई खुदा का वास्ता करवा दें। कोई मैं क्या करवाऊँ, मैं क्या करवाऊँ, खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आप कोई चीज़ दे दे, कोई एक पोस्ट दे दे मुझे, एक पोस्ट दे दे मुझे, सिर्फ एक पोस्ट। और मैं कसम खा के कहता हूँ, आप मुझे स्क्रूटनी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप आना चाहते हैं, मैं ब्रेक के बाद ले लूँ या अभी ले लूँ? आ जाए, इधर आए। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक चीज़ है। ये क्या है? ये 12 साल का बच्चा है और तकरीबन जुमेरात के दिन 11 बजे से गायब है। उसकी हमने रिपोर्ट भी कराई, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। ये देखिए, ये मसाइल है हमारी कौम के, ये एक मसला है, ये देखो, तुम भी आए हो ना। 10 से 12 साल की उम्र का बच्चा है, समझदार है, 5वीं क्लास का स्टूडेंट है, ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला, बस्ते के साथ गायब है। इधर आ जाए। अच्छा, ये आप इसको पकड़े, ऐसे रखें, मेरी मदद कीजिए। ये पकड़ो। ये टेस्ट जो है ना, ये पकड़ो, एक मिनट, ये पकड़ो। सर, ये जो टेस्ट है हमने अपने घर के बर्तन बेच के करवाई, आगा खान से डाउल। ये बोलो, ये जुमला बोलो, एक मिनट। ये जो टेस्ट है हमने अपने मतलब घर के बर्तन सामान बेच कर करवाई है, तो आगा खान से 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार की टेस्ट है। अब हम कहाँ जाएं? कौन है हमारे यहाँ सुनने वाला? आपका मैंने शो देखा है, कसम से मैं अल्लाह से पैदल आया हूँ यहाँ, अल्लाह से रहते हैं। मैं कंपनी के, जी सर, कंपनी के लड़के हैं, उन्होंने मुझे 500 करके 30 लड़के 15,000 पे हेल्प की उन्होंने मुझे। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं। इसके बाद ज़्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है, क्या करें। और ये शो देख के आए आला आसिफ स्क्वायर से पैदल, अमीदी सेंटर में यहाँ मौजूद है। आला आसिफ से पैदल आप नहीं आ सकते, लेकिन आला आसिफ से ये पैदल आए। अभी जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा किसको बोलूँ। फिर दोबारा गवर्नर साहब को कॉल करता हूँ, फिर गवर्नर साहब कहेंगे अच्छा चले। मैं ऑनेस्टली सिवाय गवर्नर साहब के मेरी कोई और शनासाई है नहीं, मैं जानता नहीं किसी को। 3-4 लोगों के लिए गवर्नर साहब को फोन कर लोगे, 3-4 का मसला हल करोगे? जो दुनिया में इतने मसले बिखरे हुए। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। फिर आप क्यों आए भाई? आप भी मेरा शो देख के आए? एक्सीडेंट हुआ मेरा 24 नवंबर को रात को 12:30 बजे, मोटरसाइकिल वाले ने मुझे मार दिया था। तो उस वजह से जब आपका शो चल रहा था, शो तो माशाल्लाह आपका बहुत बेहतर है, इनको जितना मर्जी आप रो लें, मैं सिर्फ आपके रोने के लिए आया हूँ। आप क्यों रो रहे हो? ये बेहिस लोग हैं। ये पाकिस्तान एक ऐसा नाम है, सिर्फ जिस नाम से पाकिस्तान बना है उसका मतलब ये जानते ही नहीं है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसका मतलब ये जानते नहीं है। जितनी मर्जी इनसे जो मर्जी करवा लीजिए। जी, मैं सिर्फ आपके लिए इस मकसद के लिए आऊँ, जी आप कुछ करना चाहते हो तो आप अल उम्मत का एक इदारा बना लीजिए। पूरी कौम, पूरी उम्मत आपके साथ तावन करेगी और ये ऐसा काम कभी आप देख भी नहीं सकोगे। ये इन हुक्मरानों के ऊपर मत छोड़ो,
इन हुक्मरानों के मत छोड़ो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान हमारा है, जो हमें मिला है विश्व में इस्लाम का सबसे बड़ा इदारा है, इस्लाम का सबसे बड़ा जो किला है, जिसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। ये माचिस की डब्बी जितना है, जो पूरी दुनिया इसको खा रही है, मगर फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। सन 47 से लेके आज तक ये मुझे बता दे इसको किसने नहीं खाया। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मेरे पास कुछ और लोग हैं। ये बोन मैरो का केस है, सामने देख लीजिए ऊपर, बोन मैरो का केस है। ये जो केस है ये ऐसे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो टेस्ट करवाए गए हैं वो अपने बर्तन बेच के करवाए गए हैं, घर के खाने को नहीं है। जाहिर है देखिए, ये मैं वैसाखी नहीं है मेरे पास, मैं एक व्यापार का डंडा लेके आया हूँ। अच्छा रोनी, अच्छा एक मिनट मैं क्या दिखाऊं तुम लोगों को, और भी बहुत सी हैं। ये तो 4-5 हैं, 30 से 35 टेस्ट हैं सर। आप क्या बात करें कि हम, और हमारा ताल्लुक वहाँ से जहाँ अभी आपको मैं क्या बताऊँ हमारे क्या हालात है, हम लोग कैसे कमाते कैसे खाते हैं, क्या है हमारे साथ। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहाँ तो लोग जमा होना शुरू हो गए। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। और मेरे पास यहाँ लोग हैं। ये खातून आई हैं, किस लिए आई हैं आप यहाँ? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे भाई को हेपेटाइटिस सी है, उसकी जगह कोशिश हो गए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसकी जगह बदल करवाना है और उसके लिए 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमें बाहर मुल्क जाना है इसके। आपका? सर बेटा मेरा तो बहुत लंबा मसला है। 15 साल से मैंने डिवोर्स ले ली थी। मेरे भाइयों ने मेरे मियाँ से वो जुआ खेलता थे, जिससे मेरी 7 बेटियाँ थी और 7 बेटियों में से मेरी 2 बेटियाँ मेरे मियाँ ने ऐसे चुपके से चुराई और ले गया और वहाँ पे जाके दूसरी जगह बेच दी और 2 साल के अंदर बच्ची को टॉर्चर किया और 2 साल के बाद उसको मेरे पास भेज दिया। आपकी बेटियाँ बेच दी? 2 बेटियाँ हैं और तो शादी मैंने कर दी थी। 2 बेटियाँ हैं। उनको बेच दिया? जी उनको बेच दिया। अच्छा, आप क्यों आई हैं? ये बड़ा बेटे को चटके लगते न थे, वो औरत मेरे दिल पे थे, मेरा अल्लाह की सेवा कोई सहारा नहीं। मैं पूरे जगह इलाज कर रही हूँ, कोई नहीं ठीक हो रहा, कोई काम नहीं दे रहा, बच्चे को संभाला काम करा, एक मेडिसिन के बाद झटका आता, ऐसे झटके आते कभी सर टूट जाते, कभी मुंह टूट जाता। इसकी वजह से मेरे को कोई काम नहीं देता। 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको मंदिर से डाला, सुबह जाते शाम को आते, मालिक का दिल में किराया नहीं दे सकती, घर से बाहर निकाल देते। इसके वजह से ना मैं काम कर सकती हूँ ना इसका इलाज हो रही है। ऐसे अस्पताल से इलाज करती है, प्राइवेट अस्पताल से दिया रहा माता। ये जितने भी हुक्मरान है ना, ये पकड़ना सलमान, तुम ये नहीं समझ पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे। कसम खा के कहता हूँ मैं, तुम इसकी दास्तान नहीं समझ पाओगे। ये जो पसीने में डूबी हुई ये जो एक पर्ची है ना, इसकी तुम दास्तान नहीं समझ सकते। नहीं एक मिनट, कोई नहीं बोले। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम ना जान पाओगे। दर्द कैसे होता है, कोई कैसे रोता है, आँख कैसे भरती है, जख्म कैसे रिश्ता है, तुम ना जान पाओगे। सवाल ही नहीं पैदा होता ये सब। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी, आफरीन पेशावर को, आफरीन पाकिस्तान को कि हम इन हालात में जीते हैं। एक बात तो तय है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इनके लिए जो कुछ हो सकता है वो करूँगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊँगा, आई हैव नो आइडिया। ऑल आई नो इज़ कि अल्लाह मियाँ ने इनको यहाँ भेजा है ना, तो मेरी नीयत ये है, मुझ में हिम्मत भी दे देगा और ऐसे हज़ारों लोग पैदा कर देगा जो इन सब की कर लें। हमने कभी नहीं सोचा था, मैं आपको अब एक और एपिसोड दिखाऊंगा, हमने कभी नहीं सोचा था कि माविया जमील ठीक हो सकता है। याद है ना आपको माविया जमील, अब्दुल्ला याद है ना आपको, समरा खान याद है ना आपको, वो सब के सब ठीक हुए हैं। माविया जमील अब ट्रैवल कर रहा है, हिंदुस्तान जा रहा है, उसका ट्रांसप्लांट होगा। आई डोंट नो कि कैसे होगा ये सब कुछ, लेकिन हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि हम बेहतर पाकिस्तान में जिएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, हम बेहतर पाकिस्तान में जिएंगे। नया पुराना मुझे नहीं पता, अच्छा बुरा कौन सा पाकिस्तान, लेकिन एक बेहतर पाकिस्तान
उसमें जिएंगे, उसमें किसी को आलासिफ स्क्वायर से पैदल आने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो मुझसे मिले और अपनी एप्लीकेशन दे। उस पाकिस्तान के अंदर वो किसी भी हॉस्पिटल में चला जाएगा और उसको हेल्थ केयर डिनाई नहीं होगी। उस पाकिस्तान के अंदर जब आप बस में बैठेंगे तो आपकी इंश्योरेंस पहले दी जाएगी। उस बस के अंदर अब बसों को भरा नहीं जाएगा, 32 की जगह 62 सीटें नहीं लगेंगी। वहां पर हमारे फायर ब्रिगेड्स में पानी होगा, उन ट्रक्स के अंदर पानी मौजूद होगा। वहां पर जब कोई ऐसा हादसा होगा तो पूरी कौम मुत्तहिद होकर एक साथ पीछे खड़ी हो जाएगी। मेरे पास और कुछ नहीं है, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड्स है। जुनैद भाई आप बात को पूरा कर दीजिए। कुछ नहीं साहिर, हम आए हैं, बहुत कुछ बोला है, कोशिश की है, अल्लाह करे किसी की समझ में कुछ आ जाए और कुछ भला हो जाए कुछ लोगों का। चंद सोख्ता लाशें इस वक्त ईदी के सर्द खाने में मौजूद हैं और चलती फिरती ये सोख्ता लाशें इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ऐसी 10 करोड़ सोख्ता लाशें पूरे पाकिस्तान में बिखरी हुई हैं जो खते इफलास से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुमने हर दौर में दानिश पे कई वार किए, जबर के मुंह में दहकते हुए अल्फाज दिए, अपनी आसाइश यक उम्र गुरेजा के लिए सबको ताराज किया तुमने, मगर तुम न जिए। इन जलने वालों में जो 67-68 लोग थे ना, कोई देवबंदी नहीं था, कोई बरेलवी नहीं था, कोई अहले हदीस फिक्र से ताल्लुक़ नहीं रखता था, कोई अहले तशय्युई नहीं था, कोई मुहाजिर नहीं था, कोई सिंधी नहीं था, कोई पठान नहीं था, कोई बलोच नहीं था, कोई सराइकी नहीं था, सब पाकिस्तानी थे। इस मादरे मिल्लत पे, इस वतन पे, इस धरती पर मरने वाले लोग थे। मुझे सिर्फ एक सवाल हुक्मरानों से करना है, उनके हलक से वो मिनरल वाटर उतरता कैसे है, वो पिज़्ज़े उतरते कैसे हैं, वो बूफे उतरते कैसे हैं, वो अनवाउ इक़साम के 70 डिशें अपनी हुकूमत को और इक़्तिदार को दवाम देने के लिए उतरती कैसे हैं? कि आप कराची से लाहौर जब जाते हैं तो आपके हलक से वो निवाला उतरता कैसे? बड़े ट्वीट्स करते हैं ना आप, बड़े ट्वीट्स करते हैं। आज एक ट्वीट और करें, अपने खिलाफ करें और ये अहद करें कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। इन्हें कुत्तों और बिल्लियों की तरह ना मारा जाए, इन्हें इंसान समझा जाए। सलमान वेरी क्विकली। साहिर मैं यही कहूँगा कि 12 साल मुझे सहाफ़त में हो गए, लेकिन मैंने हालात बेहतर रहते हुए नहीं देखे, बेइंतहा सानहात देखे, लेकिन बदइंतज़ामी जो है वो उरूज पर ही नज़र आई। मैं ये कहूँगा कि जो अभी सोख्ता लाशें अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको अब उनका नाम नहीं है, उनको सिर्फ एक नंबर अलॉट कर दिया गया, एक नंबर। अब वो सिर्फ एक नंबर की हैं। मैं ये कहता हूँ हुक्मरानों से कि बस जो जिनकी शनाख्त बाकी है खुदारा उनके लिए अब ऐसे इंतजाम कर दें कि दोबारा कोई इस तरह का सानिया ना हो। आप APC बुलाते हैं, एक APC बेरोज़गारी पे बुलाएं, भूख पे बुलाएं, टेररिज्म पे बुलाएं, APC बुलाएं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। छोटी बस मैं अब टाइम ख़त्म हो गया है जी, एक जुमला। वेरी गुड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आज स्कूल खुले, बड़े अज़्म और हौसले के साथ यहाँ से गए हैं और वो कहते हैं कि नहीं मम्मा कुछ नहीं होगा, हम हमारे हौसले बुलंद हैं, आप परेशान ना हो। और हमारी सबसे बड़ी ताकत ही मीडिया है और मीडिया ही के जरिए हमें सब कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, वरना ये हुक्मरानों के जरिए हमें कुछ भी ना पता चले। खुदा हाफिज़ जी, बस यही शो था। खुदा हाफिज़।